Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh and I'm a business consultant and investment migration expert based in the USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज फॉरेन इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को जो यूएस में बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या बिजनेस एक्वायर करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ यूएस बिजनेस इन्वेस्टर वीज़ा की जो एप्लीकेशन है जिसको E2 वीज़ा के नाम से जाना जाता है, अगर उस वीज़ा की एप्लीकेशन परसू करना चाहते हैं तो वी प्रोवाइड कंप्लीट कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर देम। मेरी इस यूट्यूब सीरीज वीडियो सीरीज में जो ऑब्जेक्टिव है वो उसमें मैं अपने जो मेरे कंट्री फेलोज हैं पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और यूएस में इमिग्रेशन और इन्वेस्टर वीज़ास को परसू करना चाहते हैं, उनके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन, नॉलेज और गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि मज़ीद से मज़ीद बेहतर एजुकेशन जो है वो दी जा सके व्हेन इट कम्स टू बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स और यूएस वीज़ा से रिलेटेड। बहुत सारे हमें इंक्वायरीज जो रिसीव होती हैं मेरे पर्सनल भी और हमारे जो कंपनी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, उनमें बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज हैं। तो हमारा पर्पस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फ्री एजुकेशन और डिटेल्ड एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करना है ताकि आप लोग अपना फ्यूचर डिसीजंस जो है वो एक इन्फॉर्म्ड वे में अपने डिसीजंस ले सकें। आज इस वीडियो में टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि E2 की जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है उसके व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज, वो इन्वेस्टमेंट का सोर्स जो है वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले E2 का एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि E2 बेसिकली है क्या। E2 एक ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा है जो कि यूएस के साथ ट्रीटी रिलेशंस रखने वाली कंट्रीज उनके सिटीजन्स को दिया, उनके सिटीजन्स को क्वालिफाई करता है क्योंकि वो यहाँ पे आके अपना बिजनेस सेटअप करें और उस बिजनेस की बेस पे अपना रेजिडेंस वीज़ा जो है या इन्वेस्टर वीज़ा जो है उसको परस्यू करें। E2 वीज़ा में आप कोई भी बिजनेस जो है वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस बाय कर सकते हैं, किसी बिजनेस के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। इसमें कोई बिजनेस की कैटेगरीज की लिमिटेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट की लिमिटेशन नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस मॉडल वो उसके हिसाब से जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट मैच होनी चाहिए। आप इसमें अपने फैमिलीज को अपनी फैमिली, अपने डिपेंडेंट्स जो अपने स्पाउस और अपने बच्चे, चिल्ड्रन अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज, उनको साथ लेके आप यूएस में आ सकते हैं और उनके साथ आप जो है यहाँ पे अपना जिंदगी गुजार सकते हैं। अब आ जाते हैं कि E2 की इन्वेस्टमेंट का जो सोर्स है दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि सोर्स जो है वो E2 की इन्वेस्टमेंट के लिए क्लियर और डिक्लेयर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी अ लीगल सोर्स, आपका लीगली लॉफुली अर्नड जो इनकम है वो होने चाहिए, वो आपका जो है वो सोर्स होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। देर आर बेसिकली 5 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 5 डिफरेंट वेज हैं जहां से आप जो है वो अपनी E2 इन्वेस्टमेंट या बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो है उसको आप कंबाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो नेचुरल है, एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ, आपका अपना लॉफुल सोर्स ऑफ इनकम। आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं, आपका एक लीगल लॉफुल सोर्स है। आप वहां से अपनी इनकम जो है वो जनरेट करते हैं, मंथली इनकम है आपकी, और उसमें से आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी सेविंग्स के थ्रू आपने एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो गैदर कर लिए। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जैसे पाकिस्तान की मार्केट में ख़ास तौर पे टैक्स डिक्लेयर्ड और टैक्स क्लियर्ड अमाउंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये तो मतलब ओवरऑल E2 की कहीं के भी आप जो इन्वेस्टमेंट की जब आप बात करते हैं तो उसमें आपका अमाउंट टैक्स डिक्लेयर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अमाउंट टैक्स डिक्लेयर्ड नहीं है, बेशक आपका बिजनेस लॉफुल था, आप अपने कंट्री में लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपने जो अमाउंट, आपने जो इनकम जनरेट किया और उस इनकम को रिपोर्ट नहीं किया और टैक्स डिक्लेयर नहीं किया और उसके अगेंस्ट में टैक्स पे नहीं किया, तो वो आपका लॉफुल सोर्स ऑफ इनकम नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो एनी लॉफुल सोर्स, उससे आपके पास इनकम जनरेट हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या आप आज की इनकम है या आपके पिछले जो है वो आप बहुत सारे टाइम से अपनी सेविंग करते आ रहे हैं, तो आपकी लॉफुल अर्निंग की इनकम आपका फर्स्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद सेकंड जो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका होता है उसमें आपके एसेट्स हैं।
एसेट्स लिक्विडेशन अगर आप करते हैं, एसेट से आपकी क्या मुराद है? अगर आपके पास कोई रियल एस्टेट है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, घर है, मकान है, दुकान है, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी गाड़ी है, गोल्ड है, ज्वेलरी है, कोई भी आपके जो एसेट्स हैं, आप उन एसेट्स के मालिक हैं और आप अगर अपने E2 को प्रोसेस करने के लिए वो एसेट्स को लिक्विडेट करते हैं, उनको सेल करते हैं और उसका आपके पास प्रॉपर सेल्स ट्रांजैक्शन जो है वो आप सेल्स एग्रीमेंट, सेल्स ट्रांजैक्शन आप वो प्रोड्यूस कर दे दें और उसके बाद आपके वहां से आप एसेट्स लिक्विडेशन करके आपके पास जब इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो वो एक आपका लीगल सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कंसिडर किया जाता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपके ये एसेट्स की जो नेचर है उन पे डिपेंड करता है कि अगर आपके रिसेंटली या आपके खुद के परचेज्ड एसेट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रॉपर्टी है जो आपने आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी, ठीक है। आज उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई है, यानी अगर फॉर एग्जांपल आपने $1000 की ली थी कोई भी एक एसेट जो है, आज वो 5 साल में, 2 साल में, 10 साल में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो वैल्यू अप्रिशिएट होकर 10,000 बन गई है। तो उसमें हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसीडर जरूर करना है कि एट द टाइम ऑफ परचेज आपकी जो आपने जिस सोर्स ऑफ फंड था जहां से आपने वो वैल्यू जो पे की थी उसका सोर्स ऑफ फंड भी एज मच पॉसिबल एज जो है वो हमें उसको डिक्लेयर करवाना पड़ेगा कि आपने आज से जब भी वो एसेट आपने गोल्ड है फॉर एग्जांपल, तो आपने गोल्ड आज से 2 साल पहले लिया था तो उस वक्त उसकी प्राइस डिफरेंट थी और आज वो गोल्ड की प्राइस अप्रिशिएट हो चुकी है और आप उसको लिक्विडेट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट मैच्योर कर रहे हैं, तो वो आपका एसेट गेन जो है वो आपका प्लस पॉइंट है, लेकिन ओरिजिनल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका सोर्स ऑफ फंड डिक्लेयर होना जरूरी है। तो ये आपकी सेकंड जो कैटेगरी है उसमें आ गया कि आप अपने एसेट्स जो है प्रॉपर्टीज या कोई भी एसेट्स, गाड़ी है, कुछ भी है, तो आप अपने एसेट्स को लिक्विडेट करके आप अपनी जो फंड्स क्लियर करें। इसके बाद एक जो थर्ड कैटेगरी है उसमें उसमें आ जाता है कि आप अपने किसी दोस्त, भाई, जानने वाले, रिश्तेदार, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, बिजनेस पार्टनर्स, बिजनेस एसोसिएट्स, किसी भी अपने ऐसे बंदे से आप किसी से अमाउंट जो है वो बोरो करें, ठीक है, आप उधार ले रहे हैं। वो आप अपनी बिजनेस इन्वेस्टमेंट की बेस पे ले सकते हैं, आप जो है वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप उसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं या किसी भी नवैयत से आपने उसके लोन जो है वो आपने बोरो कर लिया, अमाउंट बोरो कर ली, तो वो भी आपकी E2 इन्वेस्टमेंट के लिए क्वालिफाई करता है। अब इसके अंदर लोन बोरो करने की कुछ कंडीशन हैं, कुछ शराइत और जवाबत हैं कि वो लोन जो आप बोरो कर रहे हैं, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो लोन आपकी जो यूएस में आप E2 के लिए जो बिजनेस परचेज कर रहे हैं या खरीद रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, जो कंपनी बना रहे हैं, उस कंपनी के अगेंस्ट उसके कोलैटरल में वो लोन नहीं होना चाहिए। यानी कि आपने कंपनी की शेयर्स उसको बेचे, फॉर एग्जांपल आपने बोला आपने लोन ले लिया और उसके बाद आपने उसको कंपनी के शेयर्स ऑफर कर दिए एज अ गारंटी, तो ये नहीं होगा। आपने उसको यूएस की कंपनी के शेयर्स आप नहीं ऑफर कर सकते एज अ गारंटी या एज अ कोलैटरल। आप उसके लिए आप अपने फॉरेन कोई भी एसेट्स अगर आप दिखाना चाहें या अगर जो भी आपकी दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं तो आप उसकी बेस पे लोन बोरो कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक प्रॉपर रिटर्न जो है वो एग्रीमेंट साइन होता है, उसमें उसकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उसमें उसकी रीपेमेंट्स होंगे कि आपने कब कितना पैसा वापस करना है, उसका अगर कोई उसके ऊपर कोई बेनिफिट्स वो गेन कर रहा है, आपका जो लेंडर है वो बेनिफिट्स उसमें डिक्लेयर होंगे, तो वो एक प्रॉपर लीगल तरीके का जो एग्रीमेंट है वो उस पर जो है वो साइन वो होगा। तो तब आप जो है वो लोन बोरो करके, चाहे आप अपने भाई से लोन ले रहे हैं, चाहे आप अपने दोस्त से ले रहे हैं या आप अपने किसी बिजनेस वाले से ले रहे हैं, लेकिन ये जो फॉर्मेलिटीज हैं ये आपको कंप्लीट करनी होगी। इसी तरह चौथा जो कैटेगरी है वो आ जाती है कि आप एज अ गिफ्ट किसी से पैसे जो है वो रिसीव कर रहे हैं। एज अ गिफ्ट से क्या मुराद है कि आपने लोन तो वो है जो आपने रीपेमेंट करनी है और गिफ्ट वो है जो आपने किसी भी अपने जानने वाले से, फैमिली से, दोस्तों से, भाइयों से पैसे इकट्ठे लिए आपने, लेकिन वो आपको एज अ गिफ्ट मिले हैं। उसमें आपको यानी वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपको लोन नहीं दे रहा, आपने उसकी रीपेमेंट नहीं करनी है, उसने आपको गिफ्ट कर दिया, तो उसका भी अगेन उसी तरह एक डीड जो है वो साथ साइन होगी या
एक मेमोरेंडम जो है वो लेटर जो है वो अंडरटेकिंग साथ देगा आपको जो गिफ्ट देने वाला है। उसमें वो उसकी पूरी कंडीशन लिखेगा कि वो ये पैसा आपको एज अ गिफ्ट दे रहा है और इस पैसे के बदले में आपसे कोई भी रेम्यूनरेशन या रिटर्न्स जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अब ये लोन है या गिफ्ट है, इनको एग्जीक्यूट करने का भी एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो लोन लिया या आपने जो गिफ्ट अमाउंट लिया वो गिफ्ट अमाउंट आपका जो यानी जो आपको गिफ्ट देने वाला है वो आपको पैसा ट्रांसफर करेगा। वो डायरेक्टली आपके यूएस की कंपनी में या यूएस का जो अगर कोई बिजनेस का सेलर है उसको, या आपने कंपनी अकाउंट ऑपरेट किया तो उसका ऑपरेटिंग अकाउंट है उसमें, वो उनमें पैसा नहीं ट्रांसफर करेगा। वो पैसा आपके पर्सनल अकाउंट में आपको ट्रांसफर करेगा आफ्टर द डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग। फिर आप अपने अकाउंट से अपने यूएस के अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर करेंगे या आप अपने सेलर को देंगे जिससे आप बिजनेस परचेज कर रहे हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका पैसा आपका जो गिफ्ट देने वाला है वो डायरेक्ट नहीं दे रहा आपके बिजनेस में, अदरवाइज वो उसकी इन्वेस्टमेंट कंसिडर होगी रादर देन के आपकी इन्वेस्टमेंट कंसिडर होने के। इसके बाद लास्ट कैटेगरी जो पांचवी कैटेगरी है आपके सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की या सोर्स ऑफ फंड्स की, उस पे आ जाते हैं दैट कैन बी योर इनहेरिटेंस। आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से विरासत में आपको जो भी मिल रहा है वो कैश की सूरत में हो सकता है, वो एसेट्स की सूरत में हो सकता है। एसेट्स में गोल्ड हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, लैंड हो सकती है, और भी डिफरेंट तरह के जो है वो एसेट्स हैं। बिजनेस है अगर फॉर एग्जांपल तो कोई फैक्ट्रीज हैं, बिजनेस है, मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जो आपको अपनी विरासत में मिला आपके हिस्से के मुताबिक, और उसको आप अगर लिक्विडेट करते हैं, अगर वो कैश है तो ऑलरेडी आपके पास लिक्विडेटेड है, और अगर कोई एसेट्स हैं और आप उन एसेट्स को लिक्विडेट करते हैं तो आप उसकी लिक्विडेशन मनी जो है उसको भी एज अ सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट यूएस के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट अगेन इसमें भी यही है कि डॉक्यूमेंट्स जो है इसके भी इनहेरिटेंस ट्रांसफर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑफिशियली ट्रांसफर्ड होना चाहिए। उसके आपके पास पूरा जो है वो मनी ट्रेल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, और उसके आप जो है आपके पास पूरा जो प्रूफ है फंड्स ट्रांसफर का और फंड्स प्रोसेसिंग का कि कहाँ से फंड्स कैसे आपके पास अकाउंट में आए और फिर आपने उस अकाउंट से यूएस की बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफर किए। तो ये 5 कैटेगरीज हैं जो जिनकी बेस पे आप अपना सोर्स ऑफ फंड जो है अरेंज कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसी भी सोर्स ऑफ फंड में आप कैसे भी बिजनेस को इस्टेब्लिश करना चाहें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन सब के प्रॉपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अरेंज होना और ऑर्गेनाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज E2 की अप्रूवल में आपका जो सोर्स ऑफ फंड है वो एक बहुत मेजर रोल जो है वो प्ले करता है। तो यू जस्ट मेक श्योर कि एवरी सिंगल स्टेप व्हाटएवर यू आर टेकिंग इट, यू हैव एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट्स एंड यू हैव अ कंप्लीट ट्रायल एंड अ बैकग्राउंड। आपके पास जो है वो मनी ट्रेल मौजूद है, आपके पास उसका सोर्स ओरिजिनेटेड जो है ओरिजिन सोर्स ऑफ ओरिजिन जो है वो मौजूद है, और आपने उसको एग्जीक्यूट कैसे किया, फंड्स आपके अकाउंट में कहाँ से आए, आपने अपने अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में कैसे ट्रांसफर किए, वहां से यूएस में ट्रांसफर हो रहे हैं, उसका वो एक सोर्स ऑफ जो ट्रांसफर है वो ऑफिशियल होना चाहिए, बैंक के थ्रू आप ट्रांसफर कर रहे हैं। तो दैट एवरीथिंग हैज टू बी क्रिस्टल क्लियर। तो ये आप अपने जब आप इन्वेस्टमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जस्ट मेक श्योर कि यू फॉलो all these steps which I am just explained to you in this video. Thank you so much. Assalamu alaikum.